गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज भी हम हेनरी फैयल के 14 प्रिंसिपल्स में जो रिमेनिंग रह गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने 3 ही करे हैं। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। ओके, सो आज हम 4th प्रिंसिपल करने वाले हैं। देखो, 4th प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। आपको पता होगा यूनिटी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यूनिटी मतलब यूनिट मतलब एक, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो कमांड आपको रिसीव हो रही है वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से रिसीव हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट है और उसको अगर ऑर्डर मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाता है उसको अलग अलग सुपीरियर से अलग अलग ऑर्डर मिलता है तो ना तो वो मिस्टर एक्स का करता, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि एक पर्सन है, उसका सुपीरियर मिस्टर एक्स भी है, मिस्टर वाई भी है एंड मिस्टर जेड भी है, तीनों अलग अलग काम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो वो ना तो मिस्टर एक्स का करता है, ना मिस्टर वाई का करता है एंड ना ही मिस्टर जेड का करता है। कहने का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हेनरी फैयल साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन को ऑर्डर एक ही पर्सन देता है, कहने का मतलब है एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देता है तो उसका काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। According to the principle of unity of command, an individual employee should receive order from only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior। तो वो उसको आंसरेबल भी होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आपके सारे टीचर्स ने आपको काम दे दिया, ठीक है, कि आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, तो आप अगले दिन पर क्या बहाना लगाते हो? आप कहते हो कि नहीं मैम, उन मैम ने हमें ना बहुत काम दे दिया था इसलिए मैम ने वो काम किया, आपका रह गया। फिर जब उन मैम की बारी आती है, लेक्चर आता है, तो वो बोलता है नहीं नहीं उन मैम ने ज़्यादा दे दिया था इसलिए हमने ना ये काम छोड़ दिया और हमने अकाउंट्स का काम कर लिया, फिर बिजनेस का कर लिया। ऐसे ऐसे बोलते हो ना, आपने भी बहुत बहाने लगाए होंगे बचपन में भी। तो सेम वे में यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फैयल बोलते हैं कि अगर एक ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है तो वो सबऑर्डिनेट उसको आंसरेबल भी होगा। वो कहेगा कि सिर्फ मेरा ही तो काम था, क्यों नहीं किया। समझ में आए? तो यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया? तो इसके अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट देखते हो तो देयर इज नो कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट के लिए कोई भी कंफ्यूजन सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट को अच्छे भली भांति पता है कि एक ही सुपीरियर ने ऑर्डर दे रखा है, वही उसको फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट इंक्रीज। सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि उसको पता है कि उसको ये काम करना है तो मतलब करना है। पहले तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि अरे राम, इतना ज़्यादा काम दे दिया, मैं किसका करूँ। समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट आता है द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर इंक्रीज। सुपीरियर की भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, सुपीरियर भी खुश होता है, फिर आगे जाके काम करता है क्योंकि उसको भी पता है कि भाई तेरा सबऑर्डिनेट काम कर रहा है। बट अगर वो सबऑर्डिनेट ऐसे ही बहानेबाजी बनाता रहा तो उसका भी बैंड बजने वाला है, उसकी भी डिक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी, अदरवाइज उसकी भी इंक्रीज होएगी। फोर्थ नंबर आता है इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आप आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो उसकी कोई वैल्यू है, उसको कोई सुन रहा है। समझ रहे हो? एंड लास्ट पॉइंट है एन एटमोसफियर ऑफ कोऑर्डिनेटिव प्रीविल्स, मतलब एक कोऑर्डिनेशन का वातावरण भी वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके वॉलेटिंग इफेक्ट देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इट क्रिएट्स अ कंफ्यूज सिचुएशन फॉर द सबऑर्डिनेट। कहने का मतलब है अगर एक सबऑर्डिनेट को अलग अलग सुपीरियर उसको क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो पहला वॉलेटिंग इफेक्ट आता है कि वहाँ पर कंफ्यूजिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है। समझ रहे हो? कहने का मतलब है सबऑर्डिनेट को समझ में नहीं आता कौन से सुपीरियर का काम करूं, मैं कौन से सब्जेक्ट का काम करूं, अकाउंट्स का करूं, बिजनेस का करूं, इकोनॉमिक्स का करूं, किसका करूं। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट आता है इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट। इससे क्या हो जाती है, सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है। सबऑर्डिनेट की एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस होएगी, वही आपको समझ में आई बात। वो कन्फ्यूजन सिचुएशन में चला जाता है, वो एक का भी काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट आता है इट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द सुपीरियर। सारे के सारे वो पॉइंट जो मैंने पॉजिटिव बताए हैं ना, उनके नेगेटिव कर दो। डन। फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द इंजर्ड ईगो ऑफ द सुपीरियर। देखो, एक सुपीरियर कहेगा मेरा काम होना चाहिए, समझ रहे हो, मेरा काम होना चाहिए। दूसरा थोड़ा लीनियंट है, वो थोड़ा ढीला छोड़ देता है, उसका काम नहीं होता है। तो आपस में मतलब ईगो भी आ जाती है कि उसने उसका काम कर लिया, उसका नहीं किया, मेरा नहीं किया, वो नहीं। जैसे टीचर्स में आपस में लड़ाई भिड़ जाती है कि अकाउंट्स वाला टीचर कहेगा मेरा काम होना चाहिए, बिजनेस वाला कहेगा मेरा होना चाहिए, है ना।
आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। देखो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर पाते हो, बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। एंड देन है हाइट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की तो संभावना है, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में कि ऑर्डर क्या होता है, तो फिर उसका मतलब समझ लेना डिसऑर्डर क्या होगा, और वो हाइट छू जाता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। तो यूनिटी ऑफ कमांड, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये कौन सी बला, सेम लग रही है ना, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो कमांड में इन्होंने बोला कि एक पर्सन ऊपर से आपको ऑर्डर देगा, डन। और डायरेक्शन का मतलब है कि एक डायरेक्शन आपको दी जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस भी समझते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या कह रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये है कि देखो सबका एक ऑब्जेक्टिव होगा, सेम ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी और उन सारी एक्टिविटीज़ का एक हेड होगा और एक प्लान होगा। तो जहाँ पर आपको ये दिख जाए ना वन हेड वन प्लान, ठीक है, तो आंख बंद करके याद लगा देना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स नेमली स्कूटर्स एंड कार। ठीक है, हिंस हैविंग टू डिविजन्स as each product has its own market and problems, therefore each division must have its own head। ठीक है, तो आपको बस इतना ही समझना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि सारी की सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उन सब के ऊपर एक हेड और एक ही प्लान होगा। ठीक है, अगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इससे क्या आएगा? एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन ड्यू टू अ मैनेजर एसोसिएशन विद द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, बार बार कर रहे हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द यूनिटी इन एक्टिविटीज, डन। इसके वॉलेटिंग इफेक्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑब्टेन नहीं होगा। सेकेंड है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल कम हो जाएगी। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो। डिफिकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़, आप एक डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन भी अचीव नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप ये बताइए यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि दोनों को अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हमें लगता है यार हमें समझ में नहीं आता, वन हेड वन प्लान, क्या पता यूनिटी ऑफ कमांड में होगी उसके ऊपर एक ही हेड है। समझ रहे हो? कई बार जो बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में। सो आज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना एंड मैं क्लियर करा रही हूँ, डन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय should get orders only from one manager at a time and he should be responsible to the manager alone। कह रहा है एक टाइम पर, ठीक है, एक मैनेजर के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है और जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है वो इंसान रिस्पॉन्सिबल भी है उस मैनेजर को। बात समझ में आई? एक टाइम पर मुझे एक इंसान ऑर्डर दे रहा है और वो काम मुझे करना पड़ेगा और मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ उस काम के लिए। बात क्लियर है? ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्शन क्या कह रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज, गतिविधियां हो रही हैं उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है, उनका मेन मोटिव एक ही है। ठीक है, ये हो गया। शुड बी कंप्लीटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ वन पर्सन, और उसके ऊपर जो नज़र रखने वाला है वो एक इंसान है। कहने का मतलब है कि बहुत सारा काम हो रहा है, वो जो काम है उनका एक ऑब्जेक्टिव है और उसके ऊपर जो नज़र रख रहा है इंसान वो एक है। बात समझ में आए? उसके बाद ये कह रहा है एंड देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। एम क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का एम है इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबऑर्डिनेशन। ड्यूल सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सुपीरियर के सबऑर्डिनेशन हो सकते हैं ज़्यादा। समझ रहे हो? मतलब मेरे ऊपर सुपीरियर एक है लेकिन मेरे सुपीरियर के नीचे सबऑर्डिनेशन एक से ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आई?
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। एक दूसरी एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई, ओवरलैप हो रखा है, ठीक है, लेकिन उन सारी एक्टिविटीज का एक ऑब्जेक्टिव है और उसके ऊपर नजर रखने वाला बंदा एक है। बात समझ में आई? ओके। इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर इम्प्लीकेशन क्या है? इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कमांड जो है वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। बात समझ में आई? ओके। देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखो यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने क्या बोला? आपके ऊपर एक सुपीरियर है, समझ रहे हो? सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर है, लेकिन हो सकता है उस सुपीरियर के नीचे सबऑर्डिनेट एक से ज्यादा हूं। बात समझ में आई? उधर उस साइड क्या है? डायरेक्शन में क्या है? बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और उनके ऊपर सुपरविजन करने वाला एक इंसान है। वन हेड वन प्लान, समझ रहे हो? वन प्लान, वो जो प्लान है ना, ऑब्जेक्टिव है, वो एक है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती है ना, और वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है? ओवरलैप हो रखी हैं। बात समझ में आया? जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो सिंगल एक इंडिविजुअल को लेकर चलता है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को लेकर चलता है, लेकिन ये डायरेक्शन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलती है। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छे से समझ में आया, ठीक है। आपको यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात और मैं बता देती हूँ, लिखा हुआ है कि इन द कनेक्शन ऑफ फाइल फील्स दैट, हेनरी फयल को ये फील हुआ कि फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रन कराना है तो द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझो, बताओ बताओ बताओ। किससे? ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को जब समेट रही है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन कराना है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। While the unity of command is important to enhance the efficiency of employees. इसका मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एंड आई आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंट तरीके से कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो उसकी बात करते हैं, तो हमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ेगा। बट जब हम पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है, उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करना है, तो वहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज हमने दो ही करे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमने दो प्रिंसिपल्स इतने अच्छे से करे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम करेंगे बाकी 5 हो गए हैं, बाकी और जो रह गए हैं हम कल करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।